आज हम आपको कक्षा 8 का पाठ सूक्ष्म जीव एक अद्भुत संसार के बारे में रोचक जानकारी प्रदान करेंगे। जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि यदि हम दूध में दही डालते हैं तो धीरे धीरे पूरा दूध दही में बदल जाता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि हम यदि अधिक दिनों तक फलों और सब्जियों को रखते हैं तो वह सड़ने लगती है और कभी कभी आप अचानक बीमार हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और इसके क्या कारण है, इसके बारे में जानने के लिए हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म जीव एक अद्भुत संसार। प्राणी जगत में आप जानते हैं हमारे पृथ्वी में बड़े से लेकर छोटे जीव तक रहते हैं। यहाँ पर हमारे संसार में आपने देखा होगा कि हाथी भी रहता है और चींटी भी रहता है। हाथी और चींटी के जो अध्ययन रहता है उस विज्ञान को हम कहते हैं मैक्रो ऑर्गेनिज्म। इनको हम आंखों से देख सकते हैं, लेकिन संसार में एक ऐसा भी संसार है हमारे बीच जिनको हम आंखों से देख नहीं सकते, जिनको हम सूक्ष्म जीव का संसार कहते हैं। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इसीलिए इन छोटे जो जीवाणु, विषाणु या सूक्ष्म जीव है, इनको देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। इसीलिए हम इनके विज्ञान को कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यही जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यही आपके दूध को दही बनाने में मदद करते हैं और आपको जो अचानक बीमारियां जो पैदा होती है यही उसके कारक होते हैं। इसके अलावा जो फल और सब्जियां सड़ जाती है उसके भी कारक सूक्ष्म जीव होते हैं। हमारे संसार में कितने प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, इसको प्रमुख रूप से हमने 5 भागों में बांटा हुआ। आप जानते हैं कि जो हाथी से लेकर जो चींटी है, इनके आकार में और इनकी आकृति में बहुत अंतर होता है, लेकिन हम इनको आंख से देख सकते हैं। इसके विपरीत सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिनको हम आंखों से देख नहीं सकते। इसके लिए हम या तो साधारण सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं और या तो फिर हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जैसे कि अमीबा, इसको हम आंखों से देख सकते हैं। पैरामीशियम, इसको भी हम आंखों से देख सकते हैं। इसी प्रकार कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिनको हम यदि समूह में आप रहेंगे तो समूह में यदि आप रहेंगे ये सूक्ष्म जीव, तो इन्हें आप आंखों से देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव है जिनको हम जीवाणु और विषाणु कहते हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको साधारण आंखों से भी नहीं और सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं, बल्कि हम इसको इलेक्ट्रॉन बैक्टीरिया और वायरस, इन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। आप समझ रहे हैं कि जब इनको हम आंखों से देख नहीं सकते, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से इनकी आकार आकृति बहुत ही कम होगी। आप जानते हैं कि हम लंबाई और चौड़ाई के मापन के लिए सेंटीमीटर, मिलीमीटर जैसे इकाइयों का प्रयोग करते हैं, लेकिन सूक्ष्म जीवों के मापन के लिए हम सेंटीमीटर और मिलीमीटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम दूसरे प्रकार की इकाइयों का उपयोग करते हैं। मसलन कि जैसे कि आपने एक रेखाखंड लिया जिसमें 1 मिलीमीटर का आपने एक रेखाखंड खींचा, 1 मिलीमीटर का, इसके आपने 1000 भाग कर दिए, तो इसका ये जो प्रत्येक भाग रहेगा ये माइक्रोमीटर कहलाता है। इसी प्रकार हम 1 माइक्रोमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं 1 से 1000 तक, तो इसका भी प्रत्येक भाग नैनोमीटर कहलाएगा। यानी कि हम सूक्ष्म जीवों को मापन करने के लिए हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर की जगह माइक्रोमीटर और नैनोमीटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि हमारे बीच कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं कि जो हम आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। जैसे कि पोलियो फैलाने वाला एक विषाणु होता है जो 28 नैनोमीटर होता है,
जिसका लंबाई चौड़ाई हम मापते हैं, तो उसकी जो इकाई है उसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है 28 नैनोमीटर। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, ये भले आप कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जब आप भारतीय सिविल सेवा परीक्षा जब आप देंगे तो यही प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे और इन्हीं में से कुछ प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे जो आपको कठिन लगने लगते हैं, क्योंकि आपने प्रारंभिक समय में इसको ठीक ढंग से आपने पढ़ा नहीं था। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप ध्यान से माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और इस सूक्ष्म जीव जो काफ़ी रोचक तथ्य है इसको आप ध्यान से सुनिए, और जो प्रमुख जो आपको लग रहा है जो पॉइंट है उसको आप नोट करते जाइए, जैसे मैक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोमीटर क्या है, नैनोमीटर क्या है। चलिए हम अभी कटिंग बढ़ते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संसार में, प्रकृति में ये सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं, चाहे गर्म पानी हो, ठंडा पानी हो, नम स्थान हो, सूखा स्थान हो, आपको भोजन हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, यह सूक्ष्म जीव आपको हर जगह पर मिल जाएंगे। सूक्ष्म जीव प्रमुख रूप से हमने उसका 5 भागों में वर्गीकरण किया है। इसमें पहला है हमने शैवाल, जिसको आप काई के रूप में जानते हैं, जो आपको अक्सर रुके हुए पानी में या तालाब में या नम स्थानों पर आपको मिल जाएगा। ये समूह में जब रहते हैं तब हम इसको देख सकते हैं। यदि आप सिंगल ही रहेगा तो आप साधारण आंखों से नहीं देख पाएंगे। इसी प्रकार दूसरा जो है सूक्ष्म जीव कवक, ये भी आमतौर से आप इसको, जिसको हम फंगस कहते हैं, और शैवाल को हम एल्गी कहते हैं। कवक भी आपके घरों में पाया जाता है, जो आप जूते जो आप अपने घरों में रखते हैं तो आपने देखा होगा कि सफ़ेद रंग का एक परत इसमें जम जाती है। ऐसे लकड़ियों में आपने देखा होगा, गीली लकड़ियों में कई स्थानों पर आपको सफ़ेद सफ़ेद एक जो परत जमी दिखेगी। जब आप अपने कपड़ों को यदि गीला रह जाता है 2-3 दिन तक, तो उन कपड़ों में भी आपको खुजली सी नज़र आती है, जो आपको महसूस होती है, आप खुजली करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो उसका भी कारण एक कवक ही होता है। तीसरा जो सूक्ष्म जीवी है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु, और चौथा जो होता है विषाणु, जिसको हम वायरस कहते हैं, और पांचवा जो होता है वो होता है प्रोटोजोआ। अधिकांश प्रोटोजोआ को आप आंखों से देख सकते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनके नाम जरूर आप याद रखें कि जब अभी मैं आपको प्रोटोजोआ के कुछ नाम आपको लिखाऊंगा उसको आप नोट्स में नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इनके प्रकार लिख दिए जाते हैं और आपको मिलान करना पड़ता है कि स्पाइरोगैरा, जैसा मैंने अभी आपको नाम लिखा है स्पाइरोगैरा, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये स्पाइरोगैरा क्या है। शैवाल है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है। तो इसलिए कुछ नाम जो हम अभी प्रोटोजोआ के बारे में, प्रोटोजोआ के या विषाणुओं के बैक्टीरिया के, तो आप अपने साथ नोट्स भी करके चले जाएंगे। ये नम स्थानों पर रुके हुए पानी में, जैसे कि हमने आपको पहले बताया, जिसको हम काई के नाम से जानते हैं, पाया जाता है। शैवाल हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी रहते हैं, और अधिकांश जो शैवाल है वो हरे रंग के होते हैं, क्योंकि इनमें एक विशेष वर्णक पाया जाता है जिसके कारण इनका रंग हरा दिखाई देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पत्तियों का रंग हरा क्यों दिखाई देता है, तो इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, जो आप आगे की कक्षाओं में और इसको जानेंगे कि मूली सफ़ेद क्यों होती है, क्योंकि उसमें ल्यूकोप्लास्ट नामक एक वर्णक पाया जाता है। इसी प्रकार टमाटर का रंग, फूलों में जो बैगनी और पीले रंग के जो फूल आप देखते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट करके वर्णक पाया जाता है। तो आप देखिए ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोफिल, ये तीनों वर्णक अलग अलग रंग फलों, सब्जियों और अन्य पदार्थों को प्रदान करते हैं। तो इसी प्रकार हरा रंग के लिए एक विशेष वर्णक शैवाल में रहता है, जो इनको यह हरा रंग उनको प्रदान करता है। शैवाल का जो उपयोग है जलीय जंतु अपने भोजन के लिए तो करते ही है, साथ में मनुष्य भी शैवाल का कई प्रकार से उपयोग करता है।
औषधि बनाते हैं शैवाल का, इसको आप ध्यान रखेंगे। शैवाल का जो प्रयोग है औषधि बनाने के लिए, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री, रंगाई छपाई, आयोडीन निर्माण, में हम इसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार आपने जाना कि जो पहला सूक्ष्म जीव आपका मित्र भी है, जिसको हम काई के रूप में जानते हैं, एल्गी कहते हैं, हरे रंग का होता है एक विशेष वर्णन के कारण, और इसका उपयोग जलीय जंतु करते हैं। और इसका मनुष्य जो है औषधि, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, रंगाई छपाई, आयोडीन निर्माण में भी इसका उपयोग करता है। दूसरा जो है कवक, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि जो जूते हैं पुराने या गीली लकड़ी है, इन सभी जगहों पर आप कवक मिलेगा। और कवक का एक उपयोग आप घरों में रोज करते हैं। आप ब्रेड खाते हैं तो आप देखेंगे कि काफ़ी ब्रेड जो है स्पंजी और मुलायम रहता है, उसका कारण भी कवक ही होता है, क्योंकि हम उसमें कवक का उपयोग करते हैं। तो कवक हमारे लिए उपयोगी भी है। तो कवक के बारे में जानेंगे, जिसे आमतौर से हम फंगस के नाम से जानते हैं। कवक के बारे में हम आपको बताएंगे कि सभी जो कवक होते हैं या तो परजीवी होते हैं या तो मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी मतलब मृत चीज़ों पर आश्रित रहते हैं, और परजीवी मतलब दूसरे जीव पर आश्रित होकर अपना जीवन यापन, अपना भोजन का निर्माण करते हैं। कवक जो है आपको अचार में, मुरब्बे में भी आपको, आप देखे होंगे जब अचार थोड़ा सा खराब होने लगता है तो उसके ऊपर भी एक सफ़ेद परत जम जाती है जो कवक की होती है। एक प्रमुख चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। एक पदार्थ होता है कवक, जिसको हम कहते हैं इष्ट, उसका नाम होता है। ये कवक ही होता है असल में। आप जब घर में जलेबी बनाते हैं, इडली बनाते हैं, तो उसके आटे के घोल में एक पदार्थ डालते हैं जिसको हम इष्ट भी कहते हैं और कभी कभी हम खमीर भी कहते हैं। ये अक्सर वायु में पाया जाता है। इसको सुखाकर इसका पाउडर बना दिया जाता है, और इसी इष्ट को जब हम ब्रेड बनाने के लिए जो आटे का घोल रहता है उसमें डालते हैं या जलेबी में, जिसके कारण वो पक जाते हैं और स्पंजी और मुलायम हो जाते हैं, जिसका कारण इष्ट होता है। आपसे कभी परीक्षाओं में पूछ सकता है कि इष्ट क्या है। शैवाल है, कवक है, विषाणु है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इष्ट है एक प्रकार का कवक है, जो अक्सर हम ब्रेड जो बनाते हैं उसके आटे के घोल में, या जलेबी बनाते हैं, या अन्य प्रकार के जो पदार्थ जो रात को अक्सर खराब हो जाते हैं, जिसमें ज़रूरत पड़ती है, उसमें हम इष्ट को मिला देते हैं, जिसको हम खमीर करते हैं। हम आपको बता रहे थे कवक के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि कवक हानिकारक होते हैं, हमारे पदार्थों को सड़ा गला देते हैं और विभिन्न प्रकार के रोग भी पैदा करते हैं। जो दाग और खाज जो रोग होता है उसका एक कारण कवक भी होता है। लेकिन कवक सिर्फ हानिकारक रोग ही नहीं पैदा करते, बल्कि हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। एक दवाई जिसका नाम आपने सुना होगा, पेनिसिलिन, एक कवक के ही द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। आप इसको लिख सकते हैं। और इसका जो आविष्कार था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इसी प्रकार शराब, बियर, सिरका बनाने में भी हम कवक का उपयोग करते हैं, जबकि कवक से हमको दाद नामक बीमारी भी हो जाती है। इसके अलावा कई पदार्थों को सड़ाने में भी हानिकारक भूमिका निभाता है। तो ये हो गया कवक के बारे में आपको थोड़ी सी एक संक्षिप्त जानकारी जो आपके पाठ में दी गई है। तीसरा जो हम आप पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। हमारे आसपास पाया जाने वाला भोज्य पदार्थ मशरूम, जिसको आप फुटू के नाम से जानते हैं, कई जगह खुम्बी भी इसे कहते हैं, यह भी एक प्रकार का कवक है और इसमें काफ़ी खनिज और प्रोटीन रहता है, जिसके कारण हम भोज्य पदार्थ के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी है कि जो मशरूम है वह भी एक प्रकार का कवक है। अब हम चलते हैं प्रोटोजोआ।
प्रोटोजोआ भी आपको हर स्थान पर मिल जाएगा, सभी प्रकार के गर्म स्थानों पर, नर्म स्थानों पर, ठंडी जगहों पर पानी में प्रोटोजोआ पाया जाता है। प्रोटोजोआ के तो बहुत ही जो प्रचलित जो नाम है, एक है प्लाज्मोडियम और दूसरा है एंटमीबा। एंटमीबा का जो प्रकार है प्रोटोजोआ का, ये हमारे में पेचिश पैदा करता है, जबकि प्लाज्मोडियम मलेरिया पैदा करता है। मलेरिया जो है वो मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मादा एनोफिलिस मच्छर प्लाज्मोडियम नामक जो रोगाणु है प्रोटोजोआ, उसको वाहक के रूप में कार्य करता है मनुष्य तक पहुंचाने के लिए। इस प्रकार एक गंभीर बीमारी का प्रोटोजोआ एक जनक होता है। इसके दो प्रकार हैं जो प्रमुखतः प्लाज्मोडियम और एंटमीबा। इसको आप जान सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जियार्डिया, ये भी एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं, जियार्डिया। इस प्रकार तीन आपने प्रमुख प्रोटोजोआ के बारे में जाना। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया बीमारी का जनक होता है, एंटमीबा जो पेचिश, और जियार्डिया यह भी एक प्रकार के पेचिश का जनक होता है। और यह प्रोटोजोआ जो सूक्ष्म जीव आपको हर स्थानों पर, नर्म और गर्म स्थानों पर मिल जाएगा। जो 14 प्रकार का जो हम सूक्ष्म जीव जो हम पढ़ेंगे उसे हम जीवाणु के नाम से जानते हैं, और बैक्टीरिया भी हम जिसको कहते हैं। सबसे पहले जीवाणु की खोज सूक्ष्मदर्शी की सहायता से 1675 ईस्वी में एंटोनी यूनहॉक ने की थी। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक सूक्ष्मजीवी का अध्ययन किया, तो उसने पाया कि ये एक प्रकार का सूक्ष्मजीवी है जिसको हम जीवाणु कहते हैं। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। एक प्रमुख जीवाणु जो दलहनी फसलों में पाया जाता है, चना, मटर, सोयाबीन में, जिसका नाम है राइजोबियम। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आप ध्यान रखेंगे राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु है जो दलहनी फसलों में पाया जाता है। दलहनी फसलों की जो जड़ें होती हैं उनमें गांठें पाई जाती है, असल में गांठें ये राइजोबियम की गांठें रहती है। राइजोबियम की जो गांठें हैं वो राइजोबियम उन गांठों में रहकर पौधों से अपने लिए भोजन प्राप्त करता है, बदले में वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तोड़कर पोषक तत्व की पूर्ति पौधों को करता है। इस प्रकार एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु है जो पौधों के साथ रहता है, और विशेष रूप से दलहनी फसलों में और उनकी जड़ों में रहता है, और जड़ों में रहकर ये पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है। बदले में यह वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तोड़ देता है और नाइट्रोजन की पूर्ति पोषक तत्व के रूप में पौधों को करता है। तो ये तो हुआ राइजोबियम का एक लाभ। लेकिन राइजोबियम के अलावा जो अन्य प्रकार के जो जीवाणु होते हैं उससे मनुष्य को कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। हम जानेंगे ऐसे कौन कौन से बीमारियां हैं जो जीवाणुओं के द्वारा होती है। अभी मैंने आपको बताया था राइजोबियम जीवाणु के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा एक प्रकार का लैक्टोबैसिलस जीवाणु, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। यह लैक्टोबैसिलस जीवाणु आपके दूध को दही में बदलने में आपकी मदद करता है। दूध में जो शर्करा रहती है उसको ये जीवाणु अम्लीय कर देता है, जिसके कारण दही का निर्माण होता है। यह लैक्टोबैसिलस जीवाणु हमारे लिए उपयोगी है। इसी प्रकार जो शाकाहारी जीव जंतु रहते हैं, गाय है, हिरण है, इनके आहार नाल में जीवाणु पाए जाते हैं, जो गाय और हिरण के द्वारा खाए जाने वाले जो रेशे संबंधी जो घास रहते हैं उनको पचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा चमड़ा शोधन में और कई प्रकार के उद्योगों में हम बैक्टीरिया का एक मित्र के रूप में उपयोग करते हैं। ये तो हुआ इसका मित्र के रूप में उपयोग, लेकिन
जीवाणु के द्वारा कई ऐसे भयंकर भी रोग होते हैं जो आमतौर से आप देखते हैं। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जीवाणु के द्वारा प्रमुख रूप से कौन कौन से रोग फैलते हैं। इसको मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, इसको आप अपने नोट्स में उतार लेंगे। ये प्रमुख रोग है जो जीवाणु के द्वारा फैलाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से है हैजा, तपेदिक, डिप्थीरिया, टिटनेस, कुष्ठ रोग, ये जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग है। तो आपने देखा जीवाणु, कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि तपेदिक किसके द्वारा फैलता है, जीवाणु के द्वारा या विषाणु के द्वारा। तब आपको ये जानकारी रहेगी कि जिस प्रकार अभी आपने पेचिस के बारे में जाना कि पेचिस नाम की जो बीमारी है वो प्रोटोजोआ के द्वारा फैलाई जाती है। इसी प्रकार आपने जाना कि कवक के द्वारा हमको दाद नाम का रोग होता है। इसी प्रकार हमने जाना बैक्टीरिया के द्वारा हमको हैजा, तपेदिक। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव एक और हमारी मदद भी करते हैं मित्र के रूप में, और दूसरी ओर हमारे लिए बीमारियां भी पैदा करते हैं। अब हम प्रमुख जो सूक्ष्म जीव है विषाणु, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जब यह पाठ आप लोगों के लिए खत्म हो जाएगा तब हम इससे संबंधित आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, और वो प्रश्न वही होंगे जिनको हमने पढ़ा है, और इसमें कुछ अतिरिक्त हम और आपको जानकारी देंगे जिससे अब पाठ आपके लिए और मजबूत हो जाए। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हम आज पढ़ रहे हैं 6वीं कक्षा में, 7वीं में, 8वीं में, यही आगे चलकर 9वीं में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 10वीं में थोड़ा और बड़ा होगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे यही जो पार्ट है थोड़ा बड़ा होता जाएगा, लेकिन बेसिक इसका जो आधार है यही रहेगा। इसलिए आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ ये क्या है और किस प्रकार का रोग फैलाते हैं और किस प्रकार हमारे मित्र की भूमिका निभाते हैं। एक अंतिम सूक्ष्म जीव है विषाणु, जिसको हम वायरस के नाम से जानते हैं। इसका जो विज्ञान होता है अलग से, जिसको हम वायरोलॉजी भी कहते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जीवाणुओं का भी अलग विज्ञान होता है, शैवाल के भी अध्ययन के लिए एक अलग विज्ञान है, और कवक के भी विज्ञान का अलग अध्ययन है। सभी प्रकार के जो सूक्ष्मजीव है उनके अध्ययन के लिए अलग अलग विज्ञान है, उनका अलग अलग नाम है। जैसे विषाणु का हमने अभी आपको बताया वायरोलॉजी। विषाणु इतने अति सूक्ष्म जीव होते हैं कि इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। विषाणु के द्वारा प्रमुख रूप से जो रोग होते हैं उनके बारे में आपको पहले बताना चाहूँगा। विषाणु के द्वारा जो रोग होते हैं, सर्दी, जुकाम, फ्लू, कंजक्टिवाइटिस, आँख का रोग है जिसको बोलते हैं आँख आना, पोलियो, एड्स, और अभी आजकल जो एक नई बीमारी यहाँ फैली हुई है हमारे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, कोरोना, ये भी विषाणु के द्वारा फैली हुई है। विषाणु के बारे में एक हम आपको बताना चाहेंगे कि कहा जाता है कि जो गंगा नदी के जल में भी एक वायरस पाया जाता है जिसको हम बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है गंगा जल में कौन सा वायरस पाया जाता है, तो आपको बताना है गंगा जल में यही बैक्टीरियोफेज वायरस गंगा जल को हमेशा शुद्ध बनाए रखने में मदद करता है। ये वायरस का एक प्रकार है बैक्टीरियोफेज वायरस। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी मैंने आपको बताई। विषाणु के बारे में एक विशेषता मैंने बताई कि गंगा जल में बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है, और विषाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं।
आप देखे होंगे खसरा, इसके अलावा कुछ बीमारियां छूट गई थी। खसरा, ये भी चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। ये आप याद रख लेंगे, परीक्षाओं में पूछा जाता है और आपके नॉलेज के लिए भी याद रखना है। ये बीमारी पूरी दुनिया से खत्म हो चुकी है आज की तारीख में, लेकिन यह बीमारी विषाणु के द्वारा फैलती थी। आपने अपने आसपास देखा होगा कि जो हमारे आसपास हवा, पानी, मिट्टी या जो भोज्य पदार्थ रहते हैं, इसमें कई प्रकार के सूक्ष्मजीवी पाए जाते हैं जो हमें बीमारियां पैदा कर सकते हैं। लेकिन हम हमेशा बीमार नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे पास एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। इसके अलावा हम जब सूक्ष्म जीवों के बीच में रहते हैं तो हमारे शरीर के कुछ अंग होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को बाहर रोकने में हमारी मदद करते हैं। जैसे हमारी जो त्वचा है, ये भी हमारे जीवाणु और जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको रोकने में मदद करती है। हमारे एक गले के पास म्यूकस झिल्ली होती है, वो भी कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों को हमारे रोकने में, हमारे अंदर जाने में, उनको रोकने में मदद करती है। इसके अलावा नाक के अंदर जो बाल होते हैं, हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, यह भी हमको कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों को बाहर निकालने में मदद करता है, जिसके कारण हम बीमार नहीं होते हैं। यदि हमारे पास रोग प्रतिरोधक क्षमता बराबर रहेगी तो हम इस प्रकार के सूक्ष्म जीवों से मुकाबला कर सकते हैं। तो हमने संक्षिप्त रूप से आपको सूक्ष्म जीव का दूध संसार के बारे में बताया। इसमें बहुत कुछ छूट सा गया है, जिसको हम अगली बार आपको और अच्छे तरीके से, और प्रतियोगी विशेष रूप से जो बड़ी परीक्षाएं होती है तो उनमें इन्हीं छोटे प्रश्नों को पूछा जाता है, लेकिन हम इन छोटे प्रश्नों को छोटी कक्षाओं में ध्यान नहीं देते हैं। तो यही प्रश्न हमें बड़ा कठिन लगता है और फिर हम इसके लिए बहुत सारी महंगी पुस्तकें खरीदते हैं, और उन महंगी पुस्तकों में केवल 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं, 10वीं का ही ज्ञान भरा रहता है। तो इससे अच्छा है कि आप उन महंगी पुस्तकों को और बड़ी पुस्तकों को पढ़ने के बजाय अभी से ही आप इसमें ध्यान दीजिए, और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप अपने साथ नोट्स बनाकर लिखते भी जाइए, ताकि हम इस पाठ का अध्ययन सही ढंग से कर सकें। इसके बाद इस पाठ का मैं आपकी परीक्षा लूँगा, जिसमें आप लोगों को हमारे बताए गए जो प्रश्न हैं उनका आपको जवाब देना होगा। उम्मीद है कि आपको ये हमारा जो सूक्ष्मजीवी का अद्भुत संसार जो अध्यापन पसंद आया होगा। आप लोगों से हम कमेंट्स की उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।